Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 2। देखो इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और मोस्टली ये चैप्टर हम लोगों ने उस वीडियो में कवर कर लिया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक गिवन है, पहले वो वीडियो देख लो, देन इस वीडियो पर आना, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ बचे कुछ टॉपिक्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट करे थे, कौन से टॉपिक्स हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। सबसे पहले है कंज्यूमर का मीनिंग कि कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर्स के लिए भी, कि कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और सेम वैसे ही बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, हमारी कंट्री के कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने हमारी कंज्यूमर्स को कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करे हैं, कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ मार्क्स, भाई ये मार्क्स देखकर ही हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो गोल्ड पर हॉलमार्क होना चाहिए, तो कुछ क्वालिटी मार्क्स जो देखकर हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। फिर 3 क्वेश्चंस है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट किसके अगेंस्ट की जा सकती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हम किन लोगों को कंज्यूमर्स कंसिडर नहीं करते। ये 3 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखे हैं, प्रीवियस वीडियो के लास्ट में कराए थे, मैंने चैप्टर के मिड में नहीं कराए थे। रिलीफ्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है तो उसे क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल है, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। रिड्रेसल एजेंसीज, भाई हमारे पास में 3 रिड्रेसल एजेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पर है स्टेट कमीशन, और पूरी कंट्री के लेवल पर है नेशनल कमीशन। इन तीनों एजेंसीज का मतलब और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज का क्या रोल है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। और जो पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और नया जो आया है इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो हमारे कोर्स में है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के अंदर हैं। अभी जो व्हाइट वाले पॉइंट्स हैं ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे हमारे ये 4 टॉपिक्स, कौन कौन से, कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का क्या रोल है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को सरकार ने क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन दी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास में है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का क्या रोल है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनजीओज हैं ये किस तरह से कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखो ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का ही एक ग्रुप है, जिसे आप एसोसिएशन ऑफ पीपल भी बोल सकते हो। इन लोगों का बेसिकली काम क्या है, आम जनता को अवेयर करना, हम लोग जो कंज्यूमर्स है, जो ग्राहक हैं, उन्हें अवेयर करना कि हमारे पास में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है, सेलर ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर दिया, सेलर ने ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, किसी भी तरह से हमारे साथ में अगर चीट करा है, तो ये कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि भाई आप प्रोटेस्ट करो, आप आवाज उठाओ, आप कंप्लेंट फाइल करो, हम लोग आपके साथ में हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल हेल्प चाहिए, कोई कानूनी मदद चाहिए, तो वो सारी हेल्प हम प्रोवाइड करेंगे, आप बस आवाज उठाओ। और अगर कंज्यूमर इग्नोरेंट है, उसे इतनी समझ नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि कंप्लेंट खुद फाइल कर सके, तो ये उस कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट भी फाइल करेंगे। तो कुल मिला के इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करना, आम जनता को अवेयर करना कि हमारे पास में क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो ये हमारे बिहाफ पर हमारी मदद करेंगे, हमारे बिहाफ पर केस फाइल करेंगे, और कुल मिला के बस कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट
को इन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। इन इंडिया देयर आर 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। हमारी कंट्री के अंदर कुल 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, इसे आप कंज्यूमर एसोसिएशन भी बोल सकते हो, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसका बेसिकली काम क्या है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत ना हो। अब देखो 500 के तो मैं नाम नहीं बता सकती, आप लोगों को भी याद नहीं करने, बट ये कुछ फेमस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया कहां पर है, मुंबई के अंदर। सिटीजन एक्शन ग्रुप अगेन मुंबई के अंदर। कॉमन कॉज न्यू दिल्ली। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो इनके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। तो आती है बातें समझ में कि भाई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका काम है आम जनता को अवेयर करना अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर आम जनता के साथ में कुछ गलत होता है, सेलर ने कुछ गलत तरह की प्रैक्टिसेस कर ली, तो उन लोगों को एनकरेज करना कि भाई आप प्रोटेस्ट करो, आप कंप्लेंट फाइल करो, हम लोग आपके साथ हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक्चुअली करते क्या हैं। Educating general public about consumer rights by organizing training programs, seminars and workshops. इनका काम क्या होता है, ये टाइम टू टाइम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और कंज्यूमर्स को बताते हैं कि भाई आपके पास में क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, आपके क्या क्या हक हैं। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू गिव नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल। ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज हैं, ये टाइम टू टाइम अपनी कुछ रिटन चीजें लेकर आते हैं, रिटन चीजें पब्लिश करवाते हैं, जिसके अंदर ये लिखते हैं कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में कि कंज्यूमर के साथ में ये चीजें हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स का कंज्यूमर को सामना करना पड़ सकता है, और इन प्रॉब्लम्स के सामने क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल है, आपके पास में क्या क्या उपचार, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। टेस्टिंग वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरीज एंड डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स एंड पब्लिशिंग रिजल्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग ब्रांड्स के जितनी भी कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उन सबके प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं। लैब्स के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है, देखते हैं सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन है, सारे प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है और अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करवाते हैं ताकि कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो, ताकि कंज्यूमर्स को ये बता सकें कि कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है। एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय सेलर। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है तो ये उस कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि भाई आप प्रोटेस्ट करो, अगर आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो सारी मदद हम प्रोवाइड करेंगे, बस आप प्रोटेस्ट करो। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर, मैंने बता ही दिया, अगर कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है, कंज्यूमर को किसी भी तरह की कानूनी मदद की जरूरत है, लीगल हेल्प की जरूरत है, तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज उस कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगर जो कस्टमर है वो इग्नोरेंट है या फिर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो ये उस कस्टमर के बिहाफ पर कोर्ट के अंदर कंप्लेंट भी फाइल करते हैं। अगर पूरे विलेज के साथ में कुछ गलत हुआ है, जनरल पब्लिक के साथ में कुछ गलत हुआ है, तो ये विलेजर्स के बिहाफ पर भी कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करते हैं जो भी सेलर है उसके अगेंस्ट। मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो क्वालिटी मार्क देख के लो। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड परचेज करो तो गोल्ड पर हॉलमार्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी तरह का कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस ड्यूरेबल प्रोडक्ट पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर क्या होना चाहिए, आईएसआई मार्क होना चाहिए। अगर आप किसी तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर एग मार्क होना चाहिए। तो ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि भाई अगर आप कोई भी चीज खरीदो तो उस पर क्वालिटी मार्क देखकर ही खरीदो ताकि आपके साथ में आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। हेल्पिंग गवर्नमेंट टू रिजॉल्व केसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन एंड कैरी ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये कई बार सरकार की भी मदद करते हैं बहुत सारे कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के केसेस को सॉल्व करने में, और साथ ही साथ ये कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, आम जनता को जागरूक करते हैं अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर उनके साथ में कुछ भी गलत होता है तो ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप आवाज उठाओ और प्रोटेस्ट करो। तो आती बातें समझ में हम लोगों ने देख लिया कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, एनजीओज का क्या रोल है, ये किस तरह से कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि भाई ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है। तो देखो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू दैम। It also spreads awareness about various redressal agencies available। देखो आज भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पास में क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता। अगर उनके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो उन्हें पता ही नहीं है कि भाई हम लोग जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये इन इग्नोरेंट कंज्यूमर्स को इनके राइट्स के बारे में बताता है। अगर इनके साथ में कुछ गलत होता है तो ये बताता है कि आपके पास में ये रेमेडीज अवेलेबल है, ये रिलीफ्स आपको अवेलेबल हैं। प्लस इसका काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को जागरूक करना, जागो ग्राहक जागो, उन्हें बताना कि अगर आपके सामने कुछ गलत होता है तो एक रिड्रेसल एजेंसीज भी हैं हमारे पास में। एक 3 टियर सिस्टम है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन है, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन है। आप जाकर यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तो इसका काम क्या है, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना, उनको उनके राइट्स और रेमेडीज के बारे में बताना। सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेजेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोगों ने देखा था हमारी कंट्री के अंदर कुल 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये एनकरेज करता है कि ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एस्टैब्लिश हों ताकि जो इग्नोरेंट कंज्यूमर्स हैं उनकी मदद हो सके। इट प्रोवाइड्स राइट्स एंड पावर टू दीज ऑर्गेनाइजेशन एज दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन फाइल केस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसने ही इन कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन को राइट्स दिए हैं, इन्हें इतनी पावर दी है कि आप इन कंज्यूमर्स के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हो, आप इन कंज्यूमर्स के बिहाफ पर इनके लिए लड़ सकते हो ताकि इन इग्नोरेंट कंज्यूमर्स की मदद हो सके। Third is widespread exploitation of consumers. It is said that consumer is the kingpin of market, but still there is a lot of exploitation of consumers. बोला जाता है कि मार्केट के अंदर जो सबसे ऊपर है वो कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन है, मार्केट का किंगपिन है। जो कंज्यूमर बोलेगा वही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, कंज्यूमर किंग है। बट स्टिल ये जो कंज्यूमर किंग है इसका मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइटेशन होता है। कई बार इसे गलत प्रोडक्ट सेल करा जाता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा जाता है जिसकी वजह से लाइफ का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। प्रोडक्ट के अंदर मिलावट करी जाती है, खाने की चीजों के अंदर मिलावट होती है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में मिलावट होती है, इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करी जाती है, गलत तरह की प्रैक्टिसेस करी जाती है, इसका अच्छे से एक्सप्लॉइटेशन होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं इन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इन्हें सेफ गार्ड करता है। तो ये हम लोगों ने देख ली कि भाई कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं कि भाई बिजनेसमैन के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या। सोच के देखो, अगर आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेसमैन हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? बिल्कुल है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। क्या? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कोई बिजनेसमैन कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं दे रखता, उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेता है, उन्हें सही प्रोडक्ट सेल नहीं करता, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेचता, खाने की चीजें तो उसमें मिलावट करता है, तो ऐसा बिजनेस कभी भी लंबे समय तक चल नहीं सकता, ऐसा बिजनेस जल्दी ही डूबता है। द बिजनेसमैन हु इग्नोर द इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ऐसा बिजनेसमैन जो कस्टमर्स के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखता, उनके सेटिस्फैक्शन का ध्यान नहीं रखता, ऐसा बिजनेस जल्दी ही अपनी गुडविल खो बैठता है, यानी कि अपनी रेपुटेशन खो बैठता है, साथ ही साथ अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स खो बैठता है। तो बेटर है बिजनेसमैन के लिए कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो करे। सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर्स सेटिस्फाइड। बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। सेकेंड इज बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। देखो बिजनेसमैन जो होता है वो सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज करता है। बिजनेस कहाँ चलता है?
सोसाइटी के अंदर चलता है। बिजनेस के अंदर जो इंप्लॉइज होते हैं वो सोसाइटी के ही मेंबर होते हैं, कोई ना कोई वहीं के लोग होते हैं जो वहां पर एज अ लेबर काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। प्लस जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है या फिर जो भी सर्विस होती है, वो गुड्स और सर्विसेज भी किसको सप्लाई करे जाते हैं, सोसाइटी को ही सप्लाई करे जाते हैं, तभी बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस सोसाइटी के लिए कुछ करे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, आप अपनी सोसाइटी, अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। देखो ये बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सोसाइटी को एक तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करें, प्लस रीजनेबल प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड करें। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करो। अगर आप लंबे टाइम तक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करोगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, कस्टमर से अनफेयर प्राइस चार्ज करोगे, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका बिजनेस डूबेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए भी कौन कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहता है। फोर्थ इज मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन मतलब मॉरल वैल्यूज को पूरा करना, एथिक्स के अंदर रहना, अनएथिकल चीजें ना करना। मॉरल वैल्यूज प्रैक्टिस्ड बाय बिजनेसमैन एड्स ग्लोरी टू द बिजनेसमैन। अगर कोई बिजनेसमैन मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता है, मॉरल वैल्यूज मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है, रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहा है, कस्टमर को चॉइस करने के लिए ऑप्शन देता है, कस्टमर पर कोई चीज थोपता नहीं है, हर तरह से वो कस्टमर को सेटिस्फाइड रखता है, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसी चीज उस बिजनेस पर क्या ऐड करेगी, ग्लोरी ऐड करेगी, उस बिजनेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। और आज के एनवायरनमेंट के अंदर लोग बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, सोसाइटी कभी भी किसी भी तरह की अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं करती, आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही कहता है कि भाई आप एथिक्स के अंदर रहो, आप मॉरल वैल्यूज को फुलफिल करो, अपने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। फिफ्थ इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो कौन बिजनेस चाहता है कि रोज रोज कोई पुलिस वाला आए या फिर सरकार बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस करे, कहीं ना कहीं बिजनेस की रेपुटेशन खराब होती है। और अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट आपके बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। इफ बिजनेसमैन वांट्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस के अंदर सरकार का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो बेटर है वो किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो यही कहता है कि बिजनेसमैन किसी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, वो फेयर रहे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, किसी तरह की कोई मिलावट ना करे। सिक्स्थ इज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। देखो हर बिजनेस का पर्पस क्या होता है, कंज्यूमर उसका मेन पर्पस है। हर बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, अपने कंज्यूमर्स को इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बनाना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्रिएट करना। द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर। हर बिजनेस का मेन काम होता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बने, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स बने, ताकि फ्यूचर के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। एंड बिजनेसमैन कैन क्रिएट मोर कस्टमर्स ओनली बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। और कोई भी बिजनेसमैन तभी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्रिएट कर सकता है जब वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है कि हर बिजनेसमैन को अपने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थर्ड टॉपिक लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। हमारे कंज्यूमर्स को क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्या क्या कानूनी प्रोटेक्शन मिली हुई है। Our government has provided various laws and legislations to protect the interest of consumers। बिल्कुल हमारी सरकार बहुत सारे लॉज बनाती है, बहुत सारे कानून बनाती है हमारे कंज्यूमर्स, ग्राहकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसके अंदर भी चेंजेस हुए, उसके अंदर भी कुछ नई चीजें आई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, हमारी सरकार ने यह स्टेप लिया है ताकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। दिस एक्ट has provided various rights and responsibilities to consumer। इस एक्ट ने कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स दिए हैं प्लस कंज्यूमर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपके साथ में किसी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, जो सेलर है वो आपको चीट ना करे, आपके साथ में फ्रॉड ना हो, आपको किसी तरह का कोई डिफेक्टिव गुड ना बेचा जाए,
अगर सर्विस का प्रॉमिस करा गया है किसी भी तरह की सर्विस, तो आपकी सर्विस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये सारी चीजें मेक श्योर करके रखता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. This act has provided 3-tier redressal agencies where consumer can file complaint. बिल्कुल, इस एक्ट ने हमें एक 3-tier redressal agency प्रोवाइड करी है। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन, पूरी कंट्री के लेवल पर नेशनल कमीशन, जहां पर जाके कंज्यूमर कभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और अगर वो खुद कंप्लेंट फाइल करने में सक्षम नहीं है तो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस की हेल्प ले सकता है। वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो ये क्या था कि हमारी सरकार ने हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जो हैं, उन्हें क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो हमारे कोर्स के अंदर है। देखो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, बट बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट्स करे गए, इसके अंदर चेंजेस करे गए, कुछ नई चीजों को ऐड करा गया, कुछ पुरानी चीजों को बदला गया और फिर बनकर आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो हम लोगों के कोर्स के अंदर है। तो हमें देखना है भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पुराना वाला और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए। देखो ये टॉपिक हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रही हूं। बस इसके साथ में हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। देखो जो हमारा 3-tier रिड्रेसल एजेंसी है उसको पहले बोला जाता था डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन, कंट्री के लेवल पर नेशनल कमीशन। इसका नाम बदल गया, इसके अंदर इसे डिस्ट्रिक्ट फोरम ना बोल के डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है। बाकी दोनों के नाम सेम है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब देखो अगर आपके लॉस की वैल्यू 20 लाख तक की है, अगर आपका नुकसान 20 लाख तक का है तो आप कंप्लेंट कहां फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। अगर आपके लॉस की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक की है तो आप कंप्लेंट कहां फाइल करोगे? स्टेट कमीशन के अंदर। अगर आपके लॉस की वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप कंप्लेंट कहां फाइल करोगे? नेशनल कमीशन के अंदर। बट इस चीज के अंदर चेंज है, अगर आपके लॉस की वैल्यू 1 करोड़ तक की है तो आप कंप्लेंट कहां फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर आपके लॉस की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक की है तो कंप्लेंट कहां फाइल करोगे? स्टेट कमीशन के अंदर। बट अगर आपके नुकसान की वैल्यू 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप कंप्लेंट कहां फाइल करोगे? नेशनल कमीशन के अंदर। तो आपकी बातें समझ में, जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया। एक तो नाम में बदलाव है, इसे डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, इसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। प्लस वैल्यूज में बहुत ज्यादा चेंज है, 20 लाख तक का है डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक का स्टेट कमीशन, 1 करोड़ से भी ज्यादा नेशनल कमीशन। यहां पर 1 करोड़ तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक का है तो स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो नेशनल कमीशन। सेकंड है ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स और सर्विसेज का सेल और परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड करते हैं, उसे बोला जाता है ई कॉमर्स। पहले वाले के अंदर ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, बट आज वाले के अंदर जो फिजिकल ट्रेड होता है, जो हम लोग शॉप पर जाके सामान खरीदते बेचते हैं, वहां पर जो रूल्स एप्लीकेबल थे सेम रूल्स ई कॉमर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। यहां पर ई कॉमर्स को भी कंसिडर किया गया है। थर्ड इज एमआरपी। देखो पहले जो जुरिस्डिक्शन होता था ये किस पर बेस्ड था? एमआरपी पे बेस्ड था। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं किसी प्रोडक्ट की एमआरपी थी मान लो 22 लाख। कितने की एमआरपी थी? 22 लाख। तो इसके हिसाब से एमआरपी के हिसाब से वो केस कहां दर्ज होगा? स्टेट कमीशन के अंदर, क्योंकि 22 लाख वैल्यू है तो एमआरपी मेन क्राइटेरिया था जुरिस्डिक्शन का। बट आज वाले के हिसाब से हम लोग एमआरपी को कंसिडर नहीं करते बल्कि एक्चुअल प्राइस को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं एमआरपी 22 लाख थी बट इस पर डिस्काउंट मिल गया था और डिस्काउंट हटा के जो एक्चुअल इसकी सेलिंग प्राइस थी, इसकी सेलिंग प्राइस थी फॉर एग्जांपल 18 लाख। तो इसके हिसाब से 18 लाख अगर प्राइस है तो ये केस कहां दर्ज होना चाहिए था? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तो यही डिफरेंस है कि पहले वाले के अंदर एमआरपी को कंसिडर करा जाता था, आज वाले के अंदर एमआरपी को कंसिडर नहीं करा जाता। एमआरपी से में से जो डिस्काउंट्स वगैरह है सबको हटा दो, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसको कंसिडर करा जाता है जुरिस्डिक्शन के लिए। अथॉरिटी की बात करें तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, पहले वाले के अंदर नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आज वाले के अंदर नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम ना बोल के इसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेट कमीशन और इसे वैसे बोला जाता है नेशनल कमीशन। चाहो तो पूरा नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, याद रहेगा। फिफ्थ इज रेगुलेटर। देखो पहले वाले के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटर का कोई प्रोविजन नहीं था, बट आज वाले के अंदर हमारी सरकार ने बोला है कि भाई हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन
अथॉरिटी भी स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि सरकार का भी इसके अंदर एक रेगुलेटर होगा जिसका काम होगा कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसके लिए फॉर्म होगी जिसका नाम होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पहले वाले के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं था, इसका कुछ भी नाम नहीं था। सिक्स्थ, मीडिएशन। देखो मीडिएशन का मतलब होता है दोनों पार्टीज, एक पार्टी तो हो गया जो सेलर है जिसने कुछ गलत करा, एक पार्टी कौन है, हमारा कंज्यूमर जिसके साथ में कुछ गलत हो गया। तो ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एक पार्टी होती है, एक म्यूचुअल पर्सन होता है दोनों के बीच में जो इनकी सुलह करवा सकता है, इनके बीच में किसी तरह का नेगोशिएशन, किसी तरह का एडजस्टमेंट करवा सकता है, कुछ ले दे के थोड़ा सा पैसों का एक्सचेंज करके ये सुलह करवा दे, केस को वहीं रोक दे, डिस्प्यूट इनका सॉल्व कर दे। तो पहले वाले के अंदर इसके मीडिएशन के बारे में किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, बट आज मीडिएशन के थ्रू भी सेटलमेंट हो सकता है, बीच में एक पार्टी के थ्रू भी नेगोशिएशन हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन, देखो ये जो पीछे हम लोगों ने देखा था सेकंड लेवल पर कौन आता है, हमारा स्टेट कमीशन। तो पहले स्टेट कमीशन के अंदर एक तो प्रेसिडेंट होता था प्लस 2 मेंबर्स होते थे। आज इस स्टेट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है पर 4 मेंबर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, पहले 2 मेंबर्स थे, आज 4 मेंबर्स है। लास्ट है अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशन। आज हमारी जो सरकार है, आज हमारा जो स्टेट कमीशन है, जो नेशनल कमीशन है, वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी तरह के सेल या परचेज के एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बता सकता है। वॉइड मतलब वो ये बता सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर ही नहीं करते। बट पहले वाले के अंदर इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं था। तो स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन कैन डिक्लेयर अ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, सेल और परचेज के कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल बता सकते हैं, वॉइड बता सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि हमारी नजर में लीगल टर्म्स में ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लीगल ही नहीं है। बल्कि पहले वाले में इस तरह का कुछ भी मेंशन्ड नहीं था। तो ये मैंने बता दिया, आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिए हमारे ये 4 टॉपिक्स की कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर को क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस का क्या रोल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। तो यहां तक का आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखो वीडियो बनाने के अंदर बहुत एफर्ट लगता है, पहले पूरी पीपीटीज बनानी होती है, उसके बाद में वीडियो की प्रिपरेशन करनी होती है, वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है, उसके बाद में एडिटिंग होती है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो प्लीज मेक श्योर आप वीडियोस को अच्छे से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, प्लस मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए कंटिन्यू कंटेंट लाती रहूं, कंटिन्यू आपको पढ़ाती रहूं, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव करती रहूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।